एपिसोड 7 में हम पहले के देखते हैं जिसमें वुल्फ गैंग सेवन स्टेशन पर हमला कर देते हैं और सियान उसके बंदे काफी लोगों की हत्या कर देते हैं और एक इमोर्टल बंदा जो मानव जीवन को चींटी के समान मानता है उसे खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और यह देखकर हैरान हो जाता है कि सेवन मिस्ट्री सेट के लोग ही डर से दूर हो जाते हैं। तब यह समझ गया था कि उनके लिए पराया है और फिर ली फेयो को अलविदा बोलकर और सेवन मिस्ट्री को छोड़कर इमोर्टल के रास्ते पर निकल गया था और अपने साथ झांग को भी ले जाता है और याद करते हैं कि उसके पास एक टोकन है और उसे देखता है तो पता चलता है उसके एक तरफ इमोर्टल और दूसरी तरफ येलो मैजिक वैली लिखा था। हार्ली को उस पर डाउट था इसलिए उसको संभाल कर रख लेता है। दोनों मो मेंसन डॉक्टर मो के शहर पहुंच गए थे। यहाँ डॉक्टर मो की डॉटर को देखते हैं जो कि ना चाहते हुए भी रेडी हो रही थी। हार्ली एक होटल के रूम में नजर रखा था तभी एक वेटर वहां आता है और बारात वहां से गुजर रही थी। हार्ली वेटर से कहता है कि वो फैमिली से किसी की शादी है तो वो वेटर पूरी हिस्ट्री बता देता है। वो कह रहा था कि आपने मो जुरेन का नाम तो सुना ही होगा, लोग उसे गोस्ट हैंड के नाम से भी जानते थे। वो लगभग 10 साल पहले गायब हो गया था मगर उसकी फैमिली अब भी यहीं पर है और उसके ढेर सारी प्रॉपर्टी है जिसे कई लोग हासिल करना चाहते थे और उन्हीं में से एक बंदा उसकी प्रॉपर्टी अपनी बनाना चाहता है। हार्ली मो को हान के बारे में पूछता है तो वो वेटर बताता है कि वो बहुत खूबसूरत है, शहर के सभी लड़के उस पर मरते थे और वो जियामिंग जो मो के लास्ट डिसेबल होने का दावा कर रहा था उसके पास मो जुरेन की एक लेटर है जिसमें वो मो ने लिखा था जो भी मेरा लास्ट डिसेबल बनेगा उसी के साथ मेरी बेटी मो को हान की शादी होगी और साथ ही उस बंदे को उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। और सच बताओ तो उस पर मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है लेकिन उसे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसलिए कुछ भी कह नहीं सकते। फिर वह बेटर वहाँ से चला जाता है। हार्ली को समझ गया था कि वो बंदा मौके का फायदा उठा रहा है। वो मो की बेटी और प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है और सोचता है कि डॉक्टर मो ने पहले से सब जानते थे इसलिए उसने मुझे यहाँ भेज दिए। डॉक्टर मो को मुझे कैसे ऑर्डर देना है ये उनको पता था। वो मरने के बाद भी मुझसे काम करवा रहे हैं। इधर जियान मिंग मो को हान के कमरे में घुस जाता है और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब मो को हान कहती है कि तुम हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो, तुमने मेरी माँ को तो उल्लू बना दिया लेकिन मुझे नहीं बना सकते हो। इसमें वो बंदा कहता है कि मैं तुमसे शादी करके तुमको तुम्हारे प्रॉपर्टी को ले सकता हूँ लेकिन मो को हान उसके काबू में नहीं आ रही थी इसलिए जियान मिंग उस पर हाथ उठाता है और वो कह रहा था कि तुम और तुम्हारा मेंशन मेरा है, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। और तभी वहाँ हार्ली दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो कहता है कि इसी का तो पता नहीं लेकिन मैं तुमको जरूर रोकूंगा। जिसके बाद झांग को हमला करने के लिए भेज देता है। झांग तो जाते ही उस पर हमला करना शुरू कर देता है और उसको दूर फेंक देता है और उसको पकड़ लेता है। ली उस बंदे को कह रहा था कि तुम जाकर तुम्हारे गैंग को बता दो कि उस बंदे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो वो फैमिली को परेशान करेगा। और रही बात डिसेबल की तो वो तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। यह सुनकर केवान थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है जिसके बाद ली को मो की बीवी के सामने पेश किया जाता है। वो हार्ली से कह रहे थे कि अगर तुम मेरे हस्बैंड की लास्ट डिसेबल हो तो इसका मतलब है मुझे तुमको संजेत देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे इस बारे में पहले ही बताया था। तुम शायद यहाँ हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो। लेकिन तभी मो की बीवी ली को एक पिंजरे में कैद कर देती है। केवान उन्हें पूछती है कि माँ आपने ऐसा क्यों कर रही हो, इसने मेरी इज्जत बचाई है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ पर इसने साथ ही तुम्हारे फादर को भी मारा है। उस जेट से ये डिमोनिक सिल्वर हैंड के पॉइजन को रिमूव करना चाहता है। जिसके बाद वो कहती है कि हार्ली तुमने मेरे हस्बैंड को तो मार दिया तो बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। जिस पर हार्ली कहता है कि ये सब मैंने खुद को बचाने के लिए किया था। आपके हस्बैंड ने मेरी स्पिरिट को मेरी नष्ट करके कब्जा करना चाहते थे। जिस पर वो कह रहे थे कि तुम उन्हें घायल भी कर सकते थे, आखिर जान से मारने की क्या जरूरत थी। तो ली उसे बताता है कि मैंने उन्हें नहीं बल्कि उन्होंने खुद को ही खुद को मारा है। पर ली की बात को बिलीव नहीं कर रही थी। तो हार्ली उससे कहता है कि अगर वो पहाड़ से गिर जाए तो क्या आप उसकी मौत का जिम्मेदार उस पहाड़ को मानेंगी। तो वो कहती है कि शायद ये बात तुमको तुम्हारे मास्टर ने ही सिखाई होगी। तब हार्ली उन कहता है कि उन्होंने तो मुझे मेडिकल का नॉलेज दिया जो कि ये मेरी जिंदगी भर काम आएगी। यह सुनकर वो थोड़े शांत हो गई थी और कह रहे थे कि बताओ तुमको मेरे से क्या चाहिए। तो हार्ली कहता है कि मुझे सन जीत दीजिए और बदले में मैं आपके मो मेंशन को प्रोटेक्ट करूंगा। तो तुरंत उस पिंजरे को हटा देती है और वो अपने बेटे से कह रहे थे कि ये एक कल्टिवेटर है, हम इसे किसी भी पिंजरे में ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकते हैं। वैसे भी ये जियानमिंग से बचाकर इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भले ही तुम्हारे फादर इसके साथ फाइट में मारे गए लेकिन इसमें इस बेचारे की गलती नहीं है। तुम्हारे फादर इमोर्टल बनने के लिए पागल हो गए थे, वो तो हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे इन वो जियामिंग गैंग का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा डर से जीती आई हूँ तो तुम्हारे फादर की मौत को मुझे ज्यादा दुख नहीं है। मेरे लिए तो वो
10 साल पहले ही मर चुके थे। जिसके बाद वो हानली को बताती है कि बच्चे हमारी फैमिली के ढेर सारे दुश्मन हैं और हम माँ बेटी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो अभी तुम्हें सन जेट दे दूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी और फिर ये मो मेंशन भी तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर मो कोहिवान और हानली दोनों थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे। तो हानली कहता है कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ, आपकी बेटी को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। और रही बात इस मो मेंशन की मदद की, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। झांग आपकी हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें वो भी मान जाती है। अब अगले दिन हानली न चाहते हुए भी झांग को वही रुकने का हुक्म देता है और वो कह रहा था कि तुमको हमेशा इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और वो उसका हेड को निकाल कर उससे कहता है कि मैं जल्द ही तुमको लेने वापस आऊंगा, और फिर मायूस हो जाता है। बीच में मो कोहिवान उसे मिलने आ जाती है। वो उसे धन्यवाद बोलकर उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हानली बताता है कि मैं डिवाइन पाम वैली में बहुत टाइम स्पेंड किया, वहाँ ज्यादातर कल्टिवेटर नहीं थे, इसलिए मैं कल्टिवेटर की तलाश करूंगा ताकि मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ। तो कोहिवान उससे बोलते हैं कि एक जगह है जिसे ग्रेट स्ट्रॉन्ग वैली भी कहा जाता है, मेरे फादर इमोर्टल की तलाश में अक्सर वहाँ जाया करते थे, तो तुम भी वहाँ जाने का ट्राई कर सकते हो। हानली उससे थैंक्स बोलकर उसे एक बुक देता है और कहता है कि ये बुक आपके फादर ने लिखी थी, जिसे आप बहुत कुछ सीख सकती हो। उस बुक को देखकर मो कोहिवान थोड़ी इमोशनल हो जाती है। हानली कहता है कि किस्मत ने चाहा तो हमारी मुलाकात दोबारा से होगी। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि सनजेट वास्तव में अद्भुत है। कुछ दिनों में ही बॉडी से सारा पॉइजन खत्म हो गया और ली कल्टीवेशन के नए लेवल पर भी पहुंच गया था। ली कई जगह टैनिन घाटी को ढूंढता है पर वह नहीं मिला, और ऐसे ही वो एक शहर पहुंच जाता है और वो रास्ता उसे जाना पहचाना लग रहा था और वहाँ उसकी बहन की याद दिलाता है। तो उसे पता चलता है कि वो उसका शहर है जहाँ उसका घर है, और अपनी जर्नी जाने से पहले वह अपने घर वालों से मिलने के लिए सोचता है। और जाने पर उसे ली को एक बंदा दिखता है जो कि पिल्स बेच रहा था, और फिर वहाँ एक बंदा आता है जो कि उसे बेचने वाले को बोलता है कि आप सचमुच एक इमोर्टल हो, आपकी दी हुई पिल्स से मेरी पत्नी आज ठीक हो गई है, अब उसके जान को कोई खतरा नहीं है। ये एक औषधि जड़ी बूटी है जो कई वर्षों से हमारे पूर्वजों संभाले थे। और बोलता है कि क्या मैं आपके साथ कुछ पिल्स का आदान प्रदान कर सकता हूँ। जिस पर वो बंदा बोलता है कि यह एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, यह मूल्यवान है और आप सभी पिल्स ले सकते हैं, मेरे पिल्स से आपकी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएगी। हानली इन सबको देखकर उसे इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे ग्रेट करके टाइनिन घाटी के बारे में पूछ रहा था। उस बंदे का नाम माकोयामा था। वो कह रहा था कि मैं भी वही जा रहा हूँ, हम दोनों की मंजिल एक ही है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही ये रास्ता तय करें। यह सुनकर ली थोड़ा सोच में पड़ गया था, तो बोलता है कि मेरे दोस्त तुम अकेले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। हानली बताता है कि यहाँ एक जगह है, वहाँ थोड़ी देर के लिए वहाँ जाना होगा, अगर आप रुक सकते हो तो आगे का सफर हम साथ में तय करेंगे। जिस पर माकोयामा भी मान गया था। ली उसकी राहमदिली और नेचर की तारीफ कर रहा था, वही माकोयामा भी उसे तारीफ कर रहा था क्योंकि वह कम एज में ही कल्टिवेटर बन गया था। हानली को कहता है कि तुम्हारे पास स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है, तो हानली स्पिरिचुअल रूट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो कह रहा था कि स्पिरिचुअल रूट 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो कि अर्थ, कोल्ड, वुड, वाटर एंड फायर की एक और खास कैटेगरी है जिसे हेवन स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है। ली को बताता है कि जिस भी बंदे के पास ये 4 स्ट्राइबिड वाले रूट हैं वो कल्टीवेशन में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अब ली उसे की कंडेंसेशन के बारे में पूछता है, तो बताता है कि की कंडेंसेशन कल्टीवेशन की पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है फाउंडेशन टाइलेजमेंट, थर्ड एक और फॉर्मेशन और फोर्थ है नेसेंट सोल। मैंने सुना है कि इसके आगे भी एक नेम है, उसे डेटेड ट्राइब फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ली उससे कह रहा था कि भाई ली, क्या आप जानते हो मनुष्य 100 साल तक जीवित रह पाते हैं, लेकिन जब युवान स्प्रिंग चरण तक पहुँचते हैं तो 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं। क्या यह बढ़िया नहीं है? तब हानली कहते हैं कि हजारों साल तक जीना। फिर माकोयामा बोलता है कि मेरे दोस्त यहाँ देखो, इधर आओ, देखो आगे लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं, और बोलता है चलो मजा करते हैं। फिर दोनों उस ओर जाते हैं।